हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भीम, जय संविधान। जैसे कि अभी हमारी जो ये पूरी सीरीज चल रही है, एंशियंट हिस्टोरिकल डायनेस्टीज के ऊपर ये हम वीडियोस कॉन्स्टेंटली बना रहे हैं। और इसके अंदर जो एंशियंट हिस्ट्री है, उसके अंदर जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं, उसकी भी हम कॉन्स्टेंटली आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। आज भी हम आपके लिए एक ऐसी ही ऐतिहासिक युद्ध की वीडियो लेकर के आए हैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कलिंग के युद्ध के बारे में। 261 ईसा पूर्व में ये युद्ध हुआ था। जो मौर्य सम्राट हैं अशोक, उनके और कलिंग के बीच ये युद्ध हुआ था। कलिंग के जो नरेश थे, कलिंग के जो राजा थे, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के अंदर क्या परिणाम हुआ और इस युद्ध के अंत में क्या रहा, वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के अंदर देने वाले हैं। कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और निर्णायक मोड़ है, जो सम्राट अशोक के राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। जब सम्राट अशोक तकरीबन उनके राज्य अभिषेक के बाद 8वें वर्ष यानी लगभग 261 ईसा पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। और इस भयंकर युद्ध के मुख्य कारण थे कलिंग की रणनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक समृद्धि और व्यापारिक महत्व। जो ये कलिंग है, जैसे अगर आप आज हिंदुस्तान के मैप पे देखेंगे तो ये कलिंग है उड़ीसा आज का, ठीक है। और जो सम्राट अशोक का जो साम्राज्य था, वो था आपका मगध, जो कि ये आज का बिहार, ठीक है। तो ये जब इतने करीब में एक दूसरा इतना बड़ा विशाल साम्राज्य था, तो सम्राट अशोक के मन में ये ख्याल आया कि कहीं ये जो इनकी स्वतंत्रता है, ये कहीं मेरे लिए आगे चल करके मेरे लिए दुखदायक ना बन जाए। और वहां पर दूसरी चीज ये थी कि वो जो जगह थी, जो कलिंग का एरिया था, ये आर्थिक महत्व के मामले में देखा जाए तो काफी ज्यादा एक समृद्ध था। दूसरा और भी वजह ये थी जिसकी वजह से सम्राट अशोक चाहते थे कि ये जो एरिया है, कलिंग का जो एरिया है, ये मेरी ही रियासत के अंदर आ जाए, मतलब मेरा ही साम्राज्य विस्तार हो जाए। तो हम इसके बारे में आगे जानते हैं। इस युद्ध के विनाश और रक्तपात ने क्रूर अशोक को हमेशा के लिए एक शांत और दयालु शासक में बदल दिया। देखिए, ये युद्ध तो एक तरीके से साम्राज्य विस्तार के लिए, दूसरे राज्य की समृद्धि को देख करके और वहां के जो फायदे थे उनको देख करके, मन के अंदर लालच की वजह से एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सम्राट अशोक चाहते थे कि भाई ये जो पूरा एरिया है, ये जो पूरा साम्राज्य है, ये मेरे ही अंडर आ जाए। पर इस युद्ध के बाद में सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। उनका मन पूरी तरीके से बदल गया था। जो अशोक ये चाहता था कि भाई मैं पूरी मतलब के पूरे विश्व को विजेता बनूं, पूरे विश्व को जीतूं। लेकिन जब ये कलिंग का युद्ध हुआ तो यहाँ पर इतना ज्यादा रक्तपात हुआ, इतना ज्यादा यहाँ पर उन्होंने देखा कि भाई किस तरीके से खून बह रहा है लोगों का, लोगों के परिवार इस तरीके से सदमे में चले गए हैं। तो उसको देख करके एक आंतरिक आंतरिक उनकी मन की ग्लानि हुई, उनको उनको झकझोर के रख दिया उस मन की ग्लानि ने। आगे हम देखते हैं कलिंग युद्ध के कारण साम्राज्य विस्तार, इसमें एक बहुत बड़ा रीजन था। अशोक अपने मौर्य साम्राज्य की सीमाओं को और अधिक बढ़ाना चाहता था। जो सम्राट अशोक थे, वो क्या चाहते थे, और विस्तार हो। भाई उस समय पर तो जो भी शासक होता था वो ये चाहता था भाई मेरी जो सीमाएं हैं वो और बढ़ जाए, साम्राज्य की पूरा एरिया मेरे अंडर ही आ जाए। तो यही सम्राट अशोक के मन में था। दूसरी वजह क्या थी, व्यापारिक महत्व। कलिंग का क्षेत्र समुद्री और थल मार्गों से व्यापार के लिए बहुत अमीर था। जैसे आप देखोगे उड़ीसा का जो क्षेत्र है, या उसके करीब में समुद्र भी है, ठीक है। समुद्र का भी वहां पर है तरीके के मार्ग, और दूसरा क्या है, वहां पर एक तरीके से थल मार्ग भी था। तो दोनों तरीके से व्यापार होने के लिए अनुकूल था वो साम्राज्य। आगे हम देखते हैं राजनीतिक खतरा। पाटलिपुत्र के पास एक स्वतंत्र और शक्तिशाली राज्य का होना मौर्य साम्राज्य के लिए सुरक्षा चुनौती था। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, पाटलिपुत्र में कौन है, सम्राट अशोक, और कलिंग में कौन है, कलिंग नरेश। तो ये चीज देख करके सम्राट अशोक को मतलब कि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर ये चीज थी कि देखिए ये इतना बड़ा साम्राज्य स्वतंत्र है, ऐसा भी हो सकता है भाई ये कल खड़ा होकर के हमारे ऊपर ही हमला कर दे, है ना। तो उन्होंने उस तरीके से भी सोचा कि अगर मैं इसे स्वतंत्र छोड़ूंगा तो ये कल मेरे लिए ही दुखदायक बन सकता है, या मेरे ऊपर ही वार आ सकता है। आगे हम देखते हैं युद्ध का इतिहास और भीषण नरसंहार।
आक्रमण को हम पहले समझते हैं। कलिंग के राजा पद्मनाभन ने मौर्य सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अशोक ने अपनी विशाल सेना के साथ आक्रमण किया। कलिंग के जो राजा थे, राजा पद्मनाभन, ठीक है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने झुकने से मना कर दिया। उन्होंने क्या, युद्ध होता है तो होने दो, पर मैं झुकूंगा नहीं, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, जनहानि को हम समझते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख के अनुसार इस युद्ध में 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए। सोचो 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग बंदी बनाए गए थे। तो सोचो कितना ज्यादा रक्तपात हुआ होगा, कितना ज्यादा खून खच्चर हुआ होगा उस समय पर। भयानक दृश्य को अब हम समझते हैं। युद्ध भूमि में चारों तरफ लाशें, रोते हुए बच्चे और विलाप करती महिलाओं को देखकर युद्ध का मैदान खून से लाल हो गया था। मतलब के इतना ज्यादा खून खच्चर हुआ। अब आप उस सोचो, अगर 1.5 लाख लोग मरे हैं तो लाशें किस तरीके से होंगी वहां पर बिखरी हुई, है ना। ये हर एक लग रहा होगा जैसे मतलब कि कोई कब्रिस्तान बन गया है पूरा, है ना, कि भाई इतनी सारी लाशें हैं। उसके बाद में अगर हम देखते हैं सम्राट अशोक के जीवन में महान परिवर्तन, हृदय परिवर्तन हम समझते हैं। युद्ध के बाद के दुखद दृश्यों ने अशोक के मन को झकझोर दिया और उन्हें अपनी विजय पर घृणा होने लगी। मतलब कि वो जीत तो गए थे, सम्राट अशोक जीते इस लड़ाई को, पर जब उन्होंने इतनी सारी मारकाट मची हुई देखी तो क्या हुआ, उनको अपनी जीत से ही घृणा होने लगी। उन्हें अपनी जीत से ही, मतलब के जहां उन्हें संतुष्टि होनी चाहिए थी कि अब मैंने ये जीत लिया है इतना बड़ा साम्राज्य, वहीं उनको कहा, मन के अंदर उनके घृणा हो रही थी खुद को लेकर के। उसके बाद क्या रहा, हिंसा का त्याग। उन्होंने जीवन में कभी भी शस्त्र ना उठाने और युद्ध ना करने की कसम खाई। सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद में तलवार छोड़ दी कि अब मैं कभी भी किसी भी युद्ध में भाग नहीं लूंगा और किसी भी तरीके की मार कटाई या कोई भी चीज इस तरीके की नहीं करूंगा। बौद्ध धर्म ग्रहण। अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं उपगुप्त से प्रेरणा लेकर बौद्ध धर्म अपना लिया। देखिए, कलिंग के युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने क्या करा, बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया, क्योंकि उस समय पर दो ही जो धर्म थे, या तो जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म, ये क्या चल रहे थे, ट्रेंड में चल रहे थे उस टाइम पे। मतलब के ये बहुत तेजी से फैल रहे थे। तो उन्होंने क्या करा, बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया और उनके सामने ही एक दीक्षा ले ली कि जी मैं अब बौद्ध धर्म अपनाऊंगा। और बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म में होता है अहिंसा, त्याग। जैन धर्म में भी यही है ना भाई, हर जीव को जीने का अधिकार है, आप किसी का जीवन छीन नहीं सकते हो, है ना। तो यही इस धर्म की विशेषता थी। उसके बाद में अगर हम देखते हैं बेरी घोष से दम घोष, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। बेरी घोष से दम घोष का ये जो सिद्धांत है इसको हम देखते हैं। उन्होंने युद्ध की नीति यानी बेरी घोष को छोड़कर जन कल्याण और शांति की नीति यानी कि धम घोष को अपनाया। आपने पढ़ा होगा ना, अशोक का धम, तो वो अशोक का धम ही है, अशोक का धर्म। और उस धर्म के अंदर क्या है, अहिंसा, त्याग और माफी। मतलब कि किसी को भी, अगर वो जीव है तो उसको किसी भी तरीके से इस तरीके की हानि ना पहुंचाई जाए कि वो उसमें उसको मृत्यु मिल सके। तो इस तरीके के धर्म को अपनाया फिर सम्राट अशोक ने, ठीक है। तो हमने ये वीडियो आपके लिए बनाई, आगे भी हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और अगर आप हमारे व्यूवर्स हैं, कॉन्स्टेंटली हमें वॉच कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिए, पेज को सब्सक्राइब फॉलो करिए। और अगर आप किसी और इतिहास के बारे में या किसी इतिहास की वीडियो के बारे में और जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, हम वीडियो आपके लिए रेडी कर देंगे। सो थैंक यू सो मच।